हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ हॉर्स एंड कार्ट। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, जिसमें हम एक हॉर्स और कार्ट के मोशन को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले स्टार्ट भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही करेंगे कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन मिलता है इस होल सिस्टम को, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, इस बॉडी को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं कि अभी अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो इस पूरे के पूरे होल सिस्टम के दो पार्ट हैं, वन इज हॉर्स एंड अनदर वन इज कार्ट। एक यहाँ पर हॉर्स है और एक कार्ट है। इंडिविजुअली ये दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अगर जैसा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड वी हैव टू डिफरेंट बॉडीज। इस न्यूटन्स लॉज थर्ड लॉज ऑफ मोशन के लिए बेसिकली ये दो डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होता है, वन परफॉर्म एक्शन एंड अनदर परफॉर्म रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी। तो अगर बात करें, अगर हॉर्स की बात करें, हॉर्स इस कार्ट पर एक फोर्स अप्लाई करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज F1। वी हैव सपोज दैट फोर्स इज F1, फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स। Similarly, the cart also exert a force on horse in opposite direction. Just we call it F2. So we have two forces, F1 and F2, and both are in opposite direction. तो यहाँ पर अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ सिंपली क्या कहता है? थर्ड लॉ यहाँ पे सिंपली कहेगा कि जो F1 है, मॉड ऑफ F1 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F2। दैट इज एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये फोर्स दोनों इक्वल है, देन द नेट फोर्स, अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स F1 प्लस F2 बिकम जीरो। जो नेट फोर्स कैलकुलेट होकर आएगा वो जीरो आएगा। अगर नेट फोर्स जीरो है, देन एक्सेलरेशन इन दैट बॉडी is also equal to zero according to Newton's second law। सिंपल सा लॉजिक है कि F is equal to होता है ma, mass into acceleration। If the net force becomes zero, then acceleration also becomes zero। तो यहाँ पर अगर acceleration यहाँ पे zero आ जाता है इस बॉडी का, तो सिंपली हमें पढ़ना है मोशन ऑफ अ कार्ट। मतलब हम चाहते हैं कि इस बॉडी के अंदर मोशन होगा, तो स्पेशली कहीं ना कहीं हम केवल एक थर्ड लॉ के बेसिस पर इसको दो डिफरेंट बॉडीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और न्यूटन्स लॉ की हेल्प से हमने इसको, बट इसमें और भी काफी सारे और भी फोर्सेस होंगे जो कि, तो इसको एज इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके और इसमें हम देखते हैं कि और कौन कौन से फोर्सेस हैं जो हॉर्स पर अप्लाई होंगे, जो बेसिकली हमारा कार्ट पर अप्लाई होंगे, और फिर इस पूरे के पूरे मोशन को एनालाइज करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर अगर सिंपल सी इसी तरीके से सोचते हैं तो इसमें अभी फिलहाल मोशन नहीं होगा। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करता हूँ सिंपली, अब हम इनके फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, सिंपली इस हॉर्स के मोशन को अगर मैं देखूं तो फर्स्टली एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है, व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं या फिर कोई भी बॉडी मूव करती है तो हमेशा हम लोग अर्थ पर एक बेसिकली एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ एक रिएक्शन फोर्स हमारी बॉडी पर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है। सिंपली हम इसको हॉर्स के केस में भी यहाँ पे देखते हैं। हॉर्स जब ग्राउंड पर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, इस तरीके से अर्थ पर एक फोर्स, पर्टिकुलर एक फोर्स अप्लाई करता है, अगर बात करें तो उसका अगर एक रिएक्शन फोर्स हमें मिलता है, जिसको हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्हेन अ फोर्स अप्लाइड अ फोर्स ऑन द अर्थ, अर्थ प्रोवाइड्स अ रिएक्शन फोर्स R इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपली इसको यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अगेन कह सकते हैं। तो अगर ये रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट जो हमारा हॉर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये इक्विलिब्रियम की रेस्ट में नहीं है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके लिए अगर हम देखें, सिंपली आर की अगर डायरेक्शन ये है और मैं इस आर के अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूं
तो एट एन एंगल थीटा अगर देखें ये आर अप्लाई हो रहा है, तो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट ऑफ आर आएगा दैट इज आर कॉस थीटा, एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन, इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा दैट इज आर ऑफ आर साइन थीटा। ओके, नाउ इसके दो कंपोनेंट्स आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। अब सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा, हम फोर्स उस डायरेक्शन के फोर्स को कंसीडर करते हैं जिस डायरेक्शन में बेसिकली मोशन है। अब इसमें एक बार ग्रेविटी की भी बात कर लेते हैं। जो अर्थ का जो हॉर्स का एक मास है पर्टिकुलर, अगर मैं उसकी बात करूं एक्चुअली मास ऑफ हॉर्स, तो वो कहां पे लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मैं बात करूं तो दैट इज mg, mg यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी इसका एक पर्टिकुलर एक अनदर डायग्राम बना के, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे समझा रहा हूं, अभी तुम्हें एक अनदर डायग्राम बना के बिल्कुल स्पेस वहां पर होगा तो समझ आएगा। तो mg डाउनवर्ड में है, r sin थीटा ऊपर है, बट फोर्स ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। दैट इज अगर मैं बात करूं जो नेट फोर्स है mg और r sin थीटा के बीच, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की यहाँ पर पर्टिकुलर कोई मोशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो एक बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो ये r cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी देखते हैं करेगा या नहीं करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये फोर्सेस पढ़े, आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे हमने फोर्सेस पढ़े कि जो फोर्स है वो ग्राउंड पे एक फोर्स F एक्सर्ट करेगा, जिसका एक रिएक्शन फोर्स R उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। R ग्राउंड से एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर लगेगा, जिसकी वजह से R के दो कंपोनेंट जनरेट होंगे, बेसिकली R cos थीटा, R sin थीटा। R cos थीटा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, R sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स W इज इक्वल टू mg, एक वेट एक्सर्ट होगा। तो mg और r sin थीटा कोई कंपोनेंट का यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि फोर्स का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो आर कैंसिल्ड। नाउ अब कार्ट की बात करते हैं। देखो बेसिकली अभी हम यहाँ तक आते आते फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्ट की बात करें तो कार्ट पर भी बेसिकली दो फोर्स एक्सर्ट होते हैं। अगर सिंपली देखा जाए तो अगर कार्ट की बात करें तो कार्ट के केस में अगर एक पर्टिकुलर कार्ट के मास की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg फोर्स लगता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक mg फोर्स लगता है। और अगर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैं नाम देता हूं F ऑफ S, स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर किसी भी फ्रिक्शन के लिए मैं इसको एक नाम दे देता हूं F ऑफ S। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसके? पर्टिकुलर जो कार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। बिकॉज ये भी हमें पता है कि अगर कार्ट आगे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हमारा बेसिकली जो टॉपिक है मोशन ऑफ अ हॉर्स एंड कार्ट, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन जो अप्लाई होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर मोशन आगे है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, और ये कांटेक्ट फोर्स है, तो इसको मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया कि ये टायर और कांटेक्ट के और सरफेस के बीच में लगे। ओके, नाउ इसको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर भी दिखा सकता हूं, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूं F ऑफ S फिलहाल, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अभी इसी को यहीं पर रहने देते हैं ना। तो यहाँ पर कार्ट पर इस तरीके के दो फोर्सेस लगेंगे। देखो कार्ट पर भी समझाने के लिए अगर समझाया जाएगा तो कार्ट पर भी समझाया जा सकता है कि इस तरीके से एक फोर्स लगेगा किसी पर्टिकुलर एंगल पर, फिर कंपोनेंट जनरेट होंगे। बट यहाँ पर हम दो एसेंशियल फोर्सेस की बात करेंगे, जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टायर की बात कर रहे हैं। ओके, और mg के अगेंस्ट अगर एक रिएक्शन ऊपर की तरफ होती भी है, अगर एक r डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक रिएक्शन होती भी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन फिर से सेम चीज आएगी कि जो mg है और जो r कंपोनेंट है, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है। मोशन किस डायरेक्शन में है? कार्ट का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो बोथ आर कैंसिल, मतलब नेट mg माइनस r बिकम्स 0। अब इसी को यहीं पे समझते हैं। ओके, फिर इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना के वो तो तुरंत एकदम से हो जाए। नाउ अब ये जो स्ट्रिंग है जिसके थ्रू ये हॉर्स एंड कार्ट आपस में बंधे हुए हैं, जिसके थ्रू ये हॉर्स एंड कार्ट आपस में बंधे हुए हैं, देन हमें पता है किसी भी एक स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था, किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर कोई मास बॉडी हम इस तरीके से हैंग करते हैं तो डाउनवर्ड में mg लगता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स की हम बात करते हैं कि टेंशन फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई होता है। सो यहां पर भी अगर स्ट्रिंग सेम होती है तो हम कहते हैं जो टेंशन फोर्स है वो सेम ही होता है। तो अगर यहां पर इस स्ट्रिंग की बात करें, जब हॉर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हॉर्स की वजह से
यहाँ पर एक टेंशन फोर्स अप्लाई होता है इस स्प्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में, आर कॉस थीटा के अपोजिटली, और इस टेंशन फोर्स की वजह से एक स्प्रिंग में, क्योंकि एक दूसरी बॉडी भी कनेक्टेड है दैट इज कार्ड, एक अनदर टेंशन फोर्स भी यहाँ पे लगता है इस सेम रो में। ओके, तो ये हमने एक कैलकुलेटेड, अभी उसके बाद मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि अगर इन टेंशन के बारे में भी हम ना इतना ज्यादा सोचें, टेंशन फोर्स को अगर ना भी कंसीडर करें, तो डायरेक्टली हम इस होल सिस्टम को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ओके, बट फिलहाल यहाँ पे मैंने जो जो चीजें तुम्हें बताई, टेंशन फोर्स इस एक आर कॉस थीटा के अपोजिटली, और एक अगर बात करें तो अगर इसमें स्प्रिंग में कार्ड की वजह से, कार्ड किसकी वजह से मूव करेगी, इस पर्टिकुलर टेंशन फोर्स की वजह से आगे की तरफ, फोर्स किसकी वजह से मूव करेगा, इस आर कॉस थीटा से आगे की तरफ। तो पहले तो इस ब्लॉक, इसके हिसाब से एक ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे डिजाइन करता हूँ, एक ब्लॉक डायग्राम, छोटा सा ब्लॉक नहीं सॉरी, एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देते हैं, और फिर उसके बाद में उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करेंगे कि स्प्रिंग में कितनी टेंशन आएगी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसको यहाँ पे तुम लोग हम नोट कर सकते हैं। अब इसको मैं रफ करके इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखो सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं। ये यहाँ पे कार्ट है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हॉर्स एज अ पॉइंट में यहाँ पे देख रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया था, एक एफ, और इसके अपोजिटली हमें मिला था एक रिएक्शन आर एट एन एंगल थीटा। ये हमने दो कंपोनेंट बनाए थे, दैट इज आर कॉस थीटा एंड अनदर वन इज आर ऑफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज आर साइन थीटा। नाउ डाउनवर्ड में था mg, डाउनवर्ड में mg दैट इज मास ऑफ हॉर्स, यहां पर फोर्स की बात हो रही है तो मास ऑफ फोर्स इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ फिर मैंने तुम लोगों को बताया था यहाँ पे टेंशन, और एक यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन अप्लाई होगी। ओके, एंड इन केस ऑफ कार्ड एक अपोजिट फोर्स लग रहा था जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस का नाम दिया था, और वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब पीछे करके तुम लोग देख सकते हैं। और एक सिंपली यहाँ पे मास ऑफ कार्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन एक रिएक्शन फोर्स आर। ओके, फर्स्टली हम आर और इस जो ये मास ऑफ कार्ड इनटू जी mg, इनका बेसिकली यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होगा, क्योंकि फिर से हमें अगेन रिपीटिंग, मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना कि इस तरीके का मोशन है, वो मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना कि इस तरीके का मोशन है। अगेन हॉर्स के केस में भी फॉरवर्ड। अब इसको मैं यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं हम एक्सेलरेशन। अगर ये ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने तुम लोगों को बेसिक जो न्यूटन्स लॉज में टेक्निक्स है तो उसमें इस तरीके से कैसे बताया है, जो अब अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करेगी दैट इज इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो हॉर्स पर लगने वाला जो है नेट फोर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे नेट फोर्स ऑन हॉर्स, नेट फोर्स ऑन हॉर्स। जो हॉर्स पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, r cos theta in horizontal direction. I am again repeating, vertical components are not considered, vertical component are not considered because the role of the vertical components becomes zero। कर सकते हैं r sin theta minus of mhg is equal to 0। okay, तो यहाँ से आया r cos theta minus of t is equal to mass of force into acceleration due to gravity g। कहने का मतलब सिंपली है, कहने का मतलब सिंपल हो गया कि जो एक नेट फोर्स है r cos थीटा माइनस ऑफ t, जैसे कि हम पढ़ते हैं नेट फोर्स F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो गया r cos थीटा माइनस ऑफ t इज इक्वल टू मास ऑफ फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी a, सॉरी नॉट g, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी a। तो इस तरीके से हमने यहां पर ये कर दिया r cos थीटा माइनस ऑफ t इज इक्वल टू mh मास ऑफ फोर्स इनटू एक्सेलरेशन a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम नेट फोर्स ऑन कार्ड, नेट फोर्स ऑन कार्ड, सेम कार्ड पर अप्लाई करते हैं नेट फोर्स ऑन कार्ड पर कितना आएगा। अब कार्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी, जब टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इन दैट केस ये वाली वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी,
मैं तुम्हें लास्ट में समझाऊंगा, डायरेक्ट इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम रिलेशन आएगा, बट अभी देखो। तो ये टी यहाँ पर ज्यादा होगा, दैट इज टी माइनस ऑफ एफ ऑफ एस, फ्रिक्शनल फोर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा, मास ऑफ कार्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। दोनों ही बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करेंगी, कनेक्टेड बॉडीज है, कनेक्टिंग बॉडी है, ओके, और कनेक्टिंग बॉडीज हैं। और यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं कि स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है यहाँ पर, जो कि हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व बोथ द इक्वेशंस, ऐड बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, ऐड बोथ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमें क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चों, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके यहाँ पे ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको तुम लोग करोगे खुद से सोल्व। तो दिस इज r cos थीटा माइनस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू मास ऑफ फोर्स प्लस मास ऑफ कार्ट, और ये एक्सेलरेशन ब्रैकेट से बाहर, दोनों में से एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे। तो यहां से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी r cos थीटा माइनस ऑफ एफ एस अपॉन मास ऑफ फोर्स प्लस मास ऑफ कार्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉमन है, इस पूरे के पूरे होल सिस्टम में भी हमने कुछ ज्यादा स्पेशल कुछ अप्लाई नहीं किया है। हमने किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके अपोजिटली लगने वाला फोर्स, दैट इज देखो r cos थीटा माइनस ऑफ एफ एस, जो सबसे एंड में, अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम ही मान रहा हूं, कार्ट और हॉर्स को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो दोनों का मास, ओके। तो यहां पर r cos थीटा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, f of s इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर कनेक्टिंग बॉडीज, दैट इज r cos थीटा माइनस ऑफ एफ एस इज द नेट फोर्स, तो r cos थीटा माइनस f of s इज द नेट फोर्स एंड डिवाइडेड बाय, और ये नेट फोर्स होता किसके इक्वल है, देखो नेट फोर्स होता किसके इक्वल है, मास ऑफ बोथ द बॉडीज। जैसे मैं तुम लोगों को मैंने और भी न्यूमेरिकल्स कराए थे इस तरीके से, सपोज करो एक m1 बॉडी है और एक m2 बॉडी है, बोथ आर कनेक्टेड इन दैट वे, और एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है दैट इज F1, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज F2, और एक बॉडी a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो इन दैट केस हम क्या कर रहे थे, सिंपली नेट फोर्स F1 माइनस ऑफ F2 दैट इज द नेट फोर्स, जैसा यहां पे किया r cos थीटा माइनस ऑफ fs, r cos थीटा माइनस ऑफ fs, तो वैसे ही F1 माइनस ऑफ F2 इज इक्वल टू, अब मास के केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल या फिर हम सिंपली कर सकते हैं m1 प्लस m2a, दोनों के मास को ऐड कर दिया तो ये इक्वेशन बनी। और अगर एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, F1 माइनस ऑफ F2 अपॉन m1 प्लस m2। इन द सेम केस, जैसे यहां पर ये दो बॉडीज हमने लिया था m1 m2, वैसे यहां पे वन बॉडी इज हॉर्स, अनदर बॉडी इज कार्ट, और तो यहां पर सिंपली कितना है, मास ऑफ हॉर्स प्लस मास ऑफ कार्ट। तो बच्चों इसमें ये इतना इजी था, मतलब बेसिकली इसको थोड़ा सा समझना, इसके मोशन को एनालाइज करना, दैट्स व्हाई ए एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से हॉर्स एंड कार्ट दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पर बेस किसी भी तरीके का कोई न्यूमेरिकल, तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स की तरह ही सॉल्व होता है, सिंपल प्रॉब्लम की तरह ही लगेगा, बस यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा है, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड वी गेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम अगर किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में इसको प्लेस कर देते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को, तो हमें टेंशन यहाँ पे मिल जाती है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है। ओके, दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर टेंशन वाला नेट फोर्स भी यहाँ पर नहीं, हम अगर पर्टिकुलर वे में यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टोटल होल बॉडी को कंसीडर करके, तो नीड नहीं है। तो ये बच्चों हॉर्स एंड कार्ट की आप लोगों की प्रॉब्लम थी। देखो ये छोटा ही टॉपिक था बेसिकली, बट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी बुक्स में अच्छे तरीके से इसको बताया हुआ है, आप लोग भी इसको देखना, इस तरीके डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है। HCV में इसको अलग तरीके से थोड़ा सा समझाया है और अनदर बुक्स में, बट ठीक है, किसी भी तरीके से पढ़ो, ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। हॉर्स एंड कार्ट सिंपली जैसे पुली प्रॉब्लम्स हैं, वैसे ही हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम्स हैं, रोप की, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग टाइप्स की, तो हम उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता था तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज दे सकता था,
कि होर्स एट एन एंगल, जो फोर्स लगा रहा है एंगल की वैल्यू दे सकता था, फोर्स की वैल्यू दे सकता था, देन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए सपोज करो यहाँ पे हमें एंगल दे दिया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे दिया और मास दे दिया, तो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बट ये बहुत आसान है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकती हैं एनएलएम्स में। तो इसको बच्चों तुम लोग यहाँ से पढ़ लेना। ये तुम लोगों का एक तरीके से नेक्स्ट लेक्चर ही इसको समझना कि ये हमारा सर ने नेक्स्ट लेक्चर दिया है, और क्लास में एट द टाइम ऑफ क्लास केवल हम लोग इसी पर बेस्ड डाउट कर सकते हैं, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि जो भी नेक्स्ट डे का तुम्हारा टॉपिक है वो मैं तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दे दूंगा, तो उससे तुम लोग क्या करोगे, इसको पढ़ लोगे, और फिर एट द टाइम जब भी हम लोगों का लाइव क्लास होगा तब उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको इन एप्लीकेशंस पर बेस्ड डाउट्स ले लेंगे, ओके। और उसके बाद फ्रिक्शन का भी मैं इसी तरीके से तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो ही देने वाला हूँ, ओके। तो इसको तुम लोग देख लेना, ओके बच्चों, चलो बाय।